हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। हमारा महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हमारे अगले एग्जाम यानी जो कि हमारा राजस्थान एलडीसी 2024 आने वाला है उस पर अब हमें अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। तो इसीलिए हम है वो आज से एलडीसी 2024 के लिए है वो क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारी महिला सुपरवाइजर है, आपके महिला सुपरवाइजर कौन सी, आपके 176 पोस्ट वाली पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जिसमें आपके महिला कैंडिडेट भी होंगे और आपके पुरुष अभ्यर्थी भी उसमें शामिल होंगे। वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इसमें है वो 75% है वो महिलाएं हैं और 25% है जिसमें से आपके कितना होगा, 70-30 का रेशो होगा। 70 पुरुष होंगे और 30 महिलाएं होंगी। ये सारा अच्छे से डिटेल से मैंने बताया था। तो इस वैकेंसी के लिए भी अब हमें कल से है वो आपके क्लासेज है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इस चैनल पर एलडीसी और महिला सुपरवाइजर दोनों की क्लासेज है वो रेगुलर अच्छे से मिलेगी। अब हमें इन दोनों एग्जाम को अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। जो हमने कमी महिला सुपरवाइजर 13 जुलाई वाले एग्जाम में रखी वो कमी अब हमें नहीं रखनी है। तो आज जो हमें बात करेंगे एलडीसी 2024 पेपर फर्स्ट में, ये आपको 10 मॉडल पेपर्स है मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण सहित होंगे। अगर इनकी बात करें तो जो ये 10 मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो हमने महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, इस टेस्ट सीरीज को आपने काफी सारा अपना प्यार दिया। लेकिन कुछ एक बच्चों को उसमें एक दिक्कत आ रही थी जो इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर दी गई है। वो दिक्कत ये थी कि उनको आंसर की मिलाने में है वो दिक्कत थी। ठीक है, तो अब की बार क्या किया है कि आपको विस्तृत व्याख्या के साथ है वो इसमें आपको आंसर की दी जाएगी। तो अगर किसी भी बच्चे को एलडीसी 2024 के पेपर फर्स्ट की अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 10 मॉडल पेपर इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहला मॉडल पेपर है जो कि डेमो के तौर पर मैं आपको यहां भी करवा रही हूँ यूट्यूब क्लासेस पर, और आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको एक तो पेपर फर्स्ट है और इसका जो क्या है सॉल्यूशन है, दोनों पीडीएफ है मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। अगर किसी को लगे कि हाँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। और यहाँ पर भी आपको है वो काफी सारी एमसीक्यूज क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आपका फ्री में एलडीसी का है वो पेपर फर्स्ट है वो तैयार करवाया जाएगा। तो आज आपको इस पेपर फर्स्ट का है वो सॉल्यूशन करवाऊंगी। और अगर हम देखें तो पेपर फर्स्ट जो आपके ये 10 मॉडल पेपर बनाए जाएंगे वो इसी के जैसे बनाए जाएंगे जैसे आपका एलडीसी का सीधी भर्ती 2024 पेपर फर्स्ट है। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके है वो दिया गया है। और अगर राजस्थान जीके के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके कौन सा है, जनरल साइंस है। और जनरल साइंस के साथ साथ आपके मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार आपके क्या है कि आपको सिलेबस दिया है, आपके सिलेबस के एज इट इज आपके सारे पार्ट इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और साथ में आपका जो 2018 का एलडीसी पेपर था उसको भी देखा गया है कि किस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो चलिए अपन आज का जो पेपर है वो अपन स्टार्ट करते हैं। फिर उस हिसाब से आप देखना। और ये जो टेस्ट पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट और इसके आंसर की पीडीएफ यानी सॉल्यूशन के साथ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एलडीसी के पेपर का जो टेस्ट का जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो पूछा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। नहीं, क्या गलती है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको चार ऑप्शन है वो दिए गए हैं। ठीक है,
अब आगे अपन चलें और अपना अगला जो क्वेश्चन है, और इसमें अगर अपन बात कर लेना तो एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है। वो क्या आता है कि राजस्थान का क्या आता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार है ना, वो भी आपका पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट, यानी अंतर बता रही हूं मैं इसका, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट का कई बार पूछ लिया जाता है। और देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें, देशांतरीय विस्तार, इसकी बात करें तो इसमें कितना अंतर है, इसमें है आपका 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। जो ये आपका डेमो टेस्ट है ना, इसमें मैंने ऑप्शन ई नहीं दिया है, ई नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आपके जो 2018 वाला क्वेश्चन था ना, उसमें 4 ही ऑप्शन थे, और मैंने इस क्वेश्चन को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। लेकिन आपको जो टेस्ट सीरीज में या आगे हम जो भी पेपर यानी टेस्ट सोल्व करेंगे, उसमें आपको ऑप्शन ई भी दिया जाएगा, यानी अनुत्तरित पर्सन वाला। जैसे आपके अभी हर एग्जाम में आ रहा है, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में भी आपको ई या फिर 5वां ऑप्शन मिला होगा अनुत्तरित पर्सन का। लेकिन महिला सुपरवाइजर वाले में हमें वो नहीं क्या है कि क्लिक करना था, यानी उसको गोला नहीं भरना था, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन हमें एलडीसी की बात करें तो इसमें आपके 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसको हमें क्या है, ई जो ऑप्शन दिया उसका गोला भरना है। तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको हैबिट बन जाए कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आता वो ई ऑप्शन को क्लिक करना है। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है। अगर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो आपको पता होगा कि कृषि जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान में विभक्त है। तो उसमें अभी नई जो हमारी आर्थिक समीक्षा आई है ना, तो उसमें नया कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, कौन कौन से किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है, ये भी आ गया है। और ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड करवा दिया था, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था। तो हर एक अपडेट जो अभी आपकी नई आती है, चाहे बजट से रिलेटेड हो आपके, या फिर आपके आर्थिक समीक्षा से, और कई बार जो आर्थिक समीक्षा के जो की पॉइंट होते हैं ना, जिस पर हर बार क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं वहां पे आपको अपडेट करती रहती हूँ। तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन की बात करें तो अर्ध अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की बात करें ना, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा और टोंक। अर्ध शुष्क की बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए डी, जयपुर, दौसा और टोंक। इसमें जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है और अजमेर भी आता है। अजमेर, ये जिले हैं वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। और राजस्थान का अगर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछ लेना तो वो कौन सा है, अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंशिक सिंचित क्षेत्र, सिंचित पश्चिमी क्षेत्र है वो आता है। सबसे छोटा अगर आपसे पूछ ले तो वो आदर दक्षिणी है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है ना कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। और ये जो हमने क्वेश्चन अभी आपको बताया ना कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो आपके आगे जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको ऊपर कमेंट, आपको जो क्वेश्चन है उसमें दे देगा कि जयपुर जिला है वो किस कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन में है वो दे देगी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान है, या फिर शुष्क पूर्वी मैदान है, या फिर अर्ध शुष्क है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है, उदयपुर और कोटा में, जयपुर और टोंक में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और अगला जो ऑप्शन अपन को दिया गया है टोंक और अलवर में। अगर अपन बात करते हैं पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा आपके उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। राजस्थान में अगर मिट्टी की और अपन बात करें ना, तो जो अपन ऑप्शन के हिसाब से देखें, जयपुर, जयपुर और टोंक है, तो इसमें और क्या पाई जाती है, इसमें आपकी पीली भूरी मृदा पाई जाती है, पीली भूरी मृदा पाई जाती है। और जयपुर टोंक के साथ साथ है आपका जो सवाई माधोपुर है,
उसमें भी पीली भूरी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, तो इन जिलों में है आपका क्या पाई जाती है, आपके पीली भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कुछ क्षेत्र उदयपुर जिले के भी आ जाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा की, तो यहाँ पर कौन सी है, लाल लोमी, लाल और लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम टोंक और अलवर की बात कर ले, तो यहाँ पर है वो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका भरतपुर हो गया, भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर का कुछ हिस्सा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। टेस्ट अपन कर रहे हैं, तो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमें एक क्वेश्चन है वो करके चले जाना है, नहीं, उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में सोल्व करनी है और उसके इर्द गिर्द बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमें सोल्व करनी है। ठीक है, इसीलिए अब की बार आपके लिए सॉल्यूशन यानी व्याख्या सहित आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे अपना बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है ना वो है कि सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित पर्वत व पठारों में सम्मिलित है गुरु शिखर, माउंट आबू, हर्ष की पहाड़ियां और उड़िया का पठार। तो आपको अगर बात करें कि इनमें से कौन सा है वो सिरोही में है, तो गुरु शिखर सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है, ये सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है, सीकर में है। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में है। तो यानी ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और वो आपको नीचे कूट में दिया गया है ऑप्शन ए सी में, ऑप्शन ए सी में। तो अगर इसके साथ साथ अपन बात करें ना, तो गुरु शिखर भी सिरोही में है, माउंट आबू भी है, उड़िया का पठार भी है, इसके साथ साथ है शेर जो पर्वत श्रेणी है वो भी है, इसके साथ साथ दिलवाड़ा पर्वत भी है, दिलवाड़ा पर्वत हो गया, अचलगढ़ हो गया, अचलगढ़ हो गया, ये सारे के सारे कहां पर है, सिरोही में है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। हर्ष की पहाड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के सीकर जिले में है वो स्थित है, तो ये भी आप पे ध्यान रखना। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। ठीक है, राजसिको के द्वारा, रिको के द्वारा, आरएफसी के द्वारा और RSMML के द्वारा। अब अपन ने इन चारों की बात कर लेंगे, RSMML की बात कर लेंगे, RFC की बात कर लेंगे और आपके रिको और राजसिको की बात कर लेंगे। सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे जो कि हमारा ऑप्शन है बी है। जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना है वो रिको के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपसे रिको के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो वो आप याद रखना क्या होती है, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, निवेश आपका निगम लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके बात आई है ना जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की, तो जो रिको है उसके द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की स्थापना की गई है। ठीक है, सेज का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो इनकी दो प्रथम और यानी जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड, इन दो की स्थापना है वो जयपुर में इन्होंने की थी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में की थी। ठीक है, रिको के द्वारा की गई थी। फिर आती है राजसिको, राजसिको का जो फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो ये होता है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। आपसे इनकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो राजसिको की स्थापना है वो 1961 में की गई थी, ये भी आप पे ध्यान रखना। वहीं अगर अपन RFC की बात करते हैं, तो RFC है राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, अगर इसकी आपसे स्थापना पूछ लेना तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। वहीं अगर RSMML की बात अपन कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान राज्य खनिज खान एवं खनिज निगम
लिमिटेड, इसकी स्थापना पूछे तो 1974 में की गई। इसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सोल्व करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, इर्द गिर्द बनने वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, ताकि जो आपके पेपर फर्स्ट में जो 150 क्वेश्चन है और 150 के चार ऑप्शन आते हैं, ठीक है, यानी हमें लगभग है वो 600 क्वेश्चन एक टेस्ट से कंप्लीट करनी है। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 12.47%, 14%, 7.24% और 10.60%। अगर देश में कुल पशुधन का राजस्थान में पूछा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देश का 10.60% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अगर अपन बात करें सवाना तुल्य वनस्पति की, CWG, BWHW, AW और BSHW, तो ये आपके कोपेन का वर्गीकरण है। किसका है? कोपेन का वर्गीकरण है। अगर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो स्वाना तुल्य वनस्पति होती है ना, वो AW यानी उष्ण कटिबंधीय। इसका अर्थ क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है, उसमें सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। वहीं अगर अपन BWHW की बात करें ना, तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश है। कौन सा है ये? शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश है। इसमें है वो मरुद्भिद यानी जो आपकी जीरो फाइट वनस्पति है वो पाई जाती है। वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। जीरो फाइट अगर आपके वनस्पति की आपसे पूछ ले कि कहाँ पाई जाती है, तो वो आप याद रखना शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, और इसे ही मरुद्भिद वनस्पति भी बोलते हैं। मरुद्भिद वनस्पति बोलते हैं, उसका भी आप ध्यान रखना। वहीं अगर अपन BSHW की बात करें तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। इसमें स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। स्टेपी तुल्य वनस्पति, इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि राजस्थान में सालर वन है वो किन जिलों में पाए जाते हैं? राजस्थान में सालर वन किस जिलों में पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर और बूंदी में, अलवर और झालावाड़ में, कोटा और बारां में, उदयपुर और राजसमंद में। अगर हम बात करें सालर वन की, सालर वन की, ठीक है, तो सालर वन है वो राजस्थान के आपके उदयपुर में, उदयपुर में यानी आपके दक्षिणी जो आपका क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। उदयपुर के साथ राजसमंद, राजसमंद के साथ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, सिरोही, इन सब क्षेत्र में है आपके क्या सालर वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है, वही कई बार अगर आपसे पूछ ले कि धोकड़ा वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, धोकड़ा वन, तो उनको ध्यान रखना कोटा हो गया, बारां हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, जयपुर के कुछ हिस्से, अलवर, अजमेर, तो उस क्षेत्र में है वो धोकड़ा वन पाए जाते हैं। वहीं अगर बांस के वनों का विस्तार पूछ ले आपसे, बांस के वनों का विस्तार, तो वो आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, उसके साथ साथ कोटा, बारां, सिरोही, वहां पर बांस के वनों का भी विस्तार है पाया जाता है। और लास्ट वाला अगर आपसे पूछ ले कि खेर के वनों का विस्तार अगर आपसे कहाँ पाया जाता है, खेर के वन अगर आपसे पूछ ले, तो वो भी आके झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर जिलों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो अपना ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है उसके उद्देश्य को चिन्हित करना है। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव, और सही कूट का अपन को चयन करना है कि इन तीनों में से कौन सा है। अगर अपन बात करें ना अपने राइट आंसर की,
तो राइट आंसर में आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपका ऑप्शन जो ये बी है, एक, दो और तीन है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव, ये सारे के सारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी योजना के उद्देश्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़े और अगला अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। यानी अपन को दोनों लिंगानुपात याद होंगे तभी अपना क्वेश्चन होगा 2001 का और 2011 का। सबसे पहले अपन बात करेंगे, हमें 2011 को पता होना चाहिए। तो 2011 का अगर नगरीय लिंगानुपात देखे ना, नगरीय लिंगानुपात, लिंगानुपात, तो ये सारी की जो चीजें है ना, और हाँ, ये जो आपकी 2011 की जनगणना है, ये मैंने भारत की और राजस्थान की इतने अच्छे से करवाई है कि उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक एक चीज लेकर मैंने आपको वो शायद 4 से 5 क्लासेज है, जिसमें पहले मैंने आपको थ्योरी करवाई है, उसके बाद है वो एमसीक्यूज करवाए हैं, और हर एक क्वेश्चन है वो वहां पे मैंने कवर किया है। नगरीय साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या, आपके शिशु जनसंख्या, शिशु लिंगानुपात, आपके ST SC यानी आपके क्या है कि कैटेगरी का लिंगानुपात, यानी सारी चीजें उसमें कवर की है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते रहो। उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई है, तो अगर आप वो क्लासेस नहीं ले सकते तो उनकी पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि आपका हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो अगर नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है, वो है 914। ठीक है, 914 है। और अगर अपन बात कर ले कि 2000, ये तो 2011 की बात है, 2001 की अगर अपन बात कर ले, 2001 की बात कर ले, इसमें नगरीय लिंगानुपात है वो कितना था, तो वो 890 था। 890 था, तो कितने अंक की बढ़ोतरी हुई है, 24 अंक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अपन को क्या पूछा है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं में बढ़ा है। यानी ये कितना बढ़ा है, 24 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी आ जाएगा, 24 है। वहीं अगर ये क्वेश्चन है नगरीय का पूछा है, ग्रामीण का आपसे पूछ लेता, तो ग्रामीण का अगर अपन बात करें तो सबसे पहले में 2011 का पता होना चाहिए। तो 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 930 है, 930। ठीक है, और ये 2011 की बात करें ना, 2011 में कितना है, 933। और अगर वहीं 2001 की बात करें तो उस टाइम ग्रामीण लिंगानुपात है वो 930 था। यानी इसमें सिर्फ 3 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने? 3 अंकों की वृद्धि हुई है। तो इसमें अगर आपसे पूछ लेता कि ग्रामीण क्षेत्रों में है वो लिंगानुपात कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है। और वहीं अगर राजस्थान का अगर आपको लिंगानुपात पूछ लेना, तो अब कितना है, 2011 में 928 है। तो आप देखो कि नगरीय है वो आपके 914 है, कम है, और ग्रामीण है वो 933 है आपकी बार 2011 में, जो कि अपने औसत लिंगानुपात से ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है। किस प्रकार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात है वो राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम दिया हुआ है। तो कम हो गया ना 914, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है वो आपके राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक है, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 933 है वो 928 से अधिक होता है, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाकर भी आपसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि पिछले 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए हैं। अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए हैं। 1982 से 83 का काल, 2005-6 का काल, 2002-3 का काल, और 2008-9 का अकाल। अगर अपन बात करें 90% की,
तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। 2002-3 का जो अकाल था उसमें राजस्थान के 32 जिले हैं वो अकाल सूखे से पीड़ित हुए थे। तो यानी जो पिछले 3 दशक हो गए उसमें राजस्थान में 90% अकाल है वो 2002-3 में पड़ा था, जिसमें 90% है क्या हुआ था कि कृषिगत वर्ष में 90% राजस्थान में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो लाभान्वित होता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और अगला आपको जो दिया गया है वो दिया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो अगर अपने ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि इसमें आपके इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ, इस साइड से, यहां से ये इंदिरा गांधी नहर है वो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या है, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है, यानी ये जो इलाका है ना वो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है इतना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो पेयजल भी प्राप्त करता है, पेयजल भी प्राप्त करता है और सिंचाई भी प्राप्त करता है, सिंचाई भी प्राप्त करता है। इसमें कौन कौन से, यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, हनुमानगढ़ आ गया, गंगानगर आ गया, ठीक है, बीकानेर आ गया, यहीं पर चूरू आ गया आपका, फिर झुंझुनू आ गया, और आपके नागौर भी आ गया, नागौर को पेयजल आपूर्ति है वो प्राप्त होती है, जोधपुर आ गया, जैसलमेर, सिक्कर और बाड़मेर, ये इलाके हैं वो आपके इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का भाग नहीं है। अब हमें देखना है आपके राजस्थान के जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे उनके वर्गीकरण को। तो इन्होंने बताया है अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और आपका सी है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उनका वर्गीकरण क्या था। तो राजस्थान के प्रदेशों का जो सबसे पहले वर्गीकरण है वो प्रोफेसर वीसी मिश्र ने किया था। कब किया था, 1968 में किया था। और इनकी एक अपनी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट में किया गया था। तो उसमें इन्होंने ये प्रकाशित किया था। अगर प्रोफेसर वीसी मिश्रा की बात करें तो इन्होंने स्थल स्वरूप यानी भौगोलिक दशा, कृषि तथा फसल प्रतिरूप, विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर राजस्थान को है वो 7 भागों में बांटा था। इन्होंने कई बार आधार पूछ लेना कि किस आधार पर, तो एक तो स्थल के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, भौगोलिक दशा के आधार पर, भौगोलिक दशा के आधार पर, और कृषि और फसल के प्रतिरूप, कृषि और फसल, इन चारों चीजों के आधार पर इनको बेस बनाकर है इन्होंने वर्गीकरण किया था। उस हिसाब से इन्होंने 7 भागों में राजस्थान को बांटा था। उसमें पहला आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक इन्होंने नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। तीसरा इन्होंने पार्ट बताया था अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। वहीं अगर अपन चौथे पार्ट की बात करें तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। पांचवा इन्होंने जो भाग बताया था, पांचवा बताया था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, ठीक है। और वहीं अगर छठे की अगर बात करें तो वो कौन सा रह गया आपका अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। और सातवां जो इन्होंने भाग बताया था वो बताया था चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये सातों के सातों आप याद कर लेना। क्रम नहीं है कि इन्होंने इस क्रम वाइज से, यानी 7 पार्ट बताए थे तो ये 7 पार्ट है, आप ये सोचो कि क्रम वाइज है, नहीं, ठीक है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, आपका नहरी क्षेत्र हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी कृषि प्रदेश, अरावली प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इसमें पूछा है कि कौन सा भाग नहीं है, अर्ध शुष्क प्रदेश है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है क्या, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश तो है ये रहा,
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। अब मैंने आपको सातों बता दिए तो आपने फटाक से आंसर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके उसका आंसर देना है। अब आपको सातों याद हो गए ना, तो और भी इनसे कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछ ले तो आप अच्छे से कर पाओगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? 1986 87, 91 92, 95 96 और 1999 2000। अगर अपन बात करें मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये 1986 87 से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर थोड़ी सी और बात करें, तो ये मेव बहुलता वाला जो इलाका है ना, मेव बहुलता वाला जो क्षेत्र है, कौन सा है, अलवर व भरतपुर। कौन सा है, अलवर और भरतपुर। तो इसके 14 खंडों के लिए जो रोजगार के अवसर का सृजन करना और उस क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, मेवात क्षेत्र यानी मेव बहुलता वाला इलाका, और जयपुर सॉरी अलवर और भरतपुर के 14 खंड इसमें शामिल किया गए हैं। आपको कई बार पूछा जाएगा मेवात क्षेत्र, इसके साथ साथ मगरा क्षेत्र, डांग क्षेत्र, डांग प्रदेश, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो वही आपको अगर 2005-6 की बात कर लेना, 2005-6 की, तो इसमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्टार्ट किया गया था। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आप याद रखना। तो ये 2005-6 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें 5 जिलों के, मगरा क्षेत्र में 5 जिलों के 16 खंडों को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? फलोदी में है, सांबर में है, पचपदरा में है और डीडवाना में है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की बात करें तो ये कहां पर है, ये आपके डीडवाना में है। कहां पर है, डीडवाना, डीडवाना में है यानी नागौर में। ठीक है, इसकी स्थापना है वो 1964 में की गई थी, तो ये भी याद रखना। वहीं अगर सांबर की बात कर ले तो सांबर साल्ट लिमिटेड है, सांबर साल्ट लिमिटेड। कई बार है ना इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। सांबर साल्ट लिमिटेड की देखे तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पूछ ले, राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स पूछ ले, तो उसकी स्थापना याद रखना, उसकी स्थापना भी 1960 में, और उसकी स्थापना है वो पचपदरा में की गई। तीनों याद रखना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है वो कहां पर है, डीडवाना में, स्थापना 1964 में की गई। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में सांबर में है। राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स 1960 की स्थापना पचपदरा में की गई। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई में राजस्थान लैंड लॉक्ड स्टेट्स की श्रेणी में आता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसकी अगर अपन बात करें तो एनएसओ के द्वारा, एक्जिम बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। तो जो आपका ईपीआई सूचकांक है, निर्यात तैयारी सूचकांक है, वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर इसमें बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। ठीक है, कच्चे तेल में दूसरा स्थान है, पहला स्थान है बॉम्बे हाई का है। अगर अपन बढ़े कि राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों के लिए कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो आप सभी को पता है 100, 125, 150 और 200। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जो आपका मनरेगा है उसी के आधार पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई, जिसमें शहरी लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है 9 जिलों में, 13 जिलों में, 11 जिलों में और 15 जिलों में। तो अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सूखा संभावित जो कार्यक्रम है वो 11 जिलों में चलाया जा रहा है। कितने में, 11 जिलों में।
अगर 11 जिलों में बात करें तो इनके 32 विकास खंडों में संचालित है। इसमें जिले अगर देखें तो आपका अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर आते हैं। तो ये आपके 11 जिले इसमें आते हैं। ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। निम्न में से सहकारिता का सिद्धांत है: सुरक्षा के लिए शांति, सब एक के लिए तथा एक सबके लिए, संपत्ति अधिकतमीकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी। सहकारिता का सिद्धांत होता है सब एक के लिए है तथा एक सबके लिए है। तो ये आज आपकी क्लास का एलडीसी टेस्ट का मैंने थोड़ा सॉल्यूशन करवाया। इसमें मैंने सिर्फ आपको है वो आपका टेस्ट, आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे उससे थोड़ा सा रूबरू कराया है, उसका आपको लेवल मैंने इसमें दिखाया है। वहीं अगर अपन थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके एलडीसी 2024 पेपर फर्स्ट है, और इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखिए इस प्रकार आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फर्स्ट में बी आया है उसका फिर हमने सॉल्यूशन दे दिया, सेकंड में डी सॉल्यूशन, थर्ड में इस प्रकार आपको सारे के सारे यानी 150 क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन और कर पाओगे, अच्छे से उनको कवर कर पाओगे। तो इस प्रकार आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हो। ये दोनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, जहां से आप अच्छा इसका रिव्यू और देख सकते हो। ठीक है, इसमें बात करें तो आपको ये लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, लर्न विद प्रीत चौधरी। और इसी प्रकार के और आप मॉडल टेस्ट पेपर करने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप, मैं आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर भी लिंक दे दूंगी। आप @प्रीत क्लासेज 05 यहाँ पर अगर आप कमेंट करना, मैसेज करना, आप डिस्कस कर सकते हो कि किस प्रकार आप ये टेस्ट सीरीज ले पाओगे, किस प्रकार इनका सॉल्यूशन और टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सारी चर्चा आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी डाउट रहता है तो वो भी आप यहीं पर आप पूछ सकते हो। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। जो एलडीसी का जो आपका मैंने टेस्ट पेपर बनाया है इसमें आपके सारे के सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इसका आपको टेस्ट बना के दिया गया है। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। तो आप पहले इसको करके देखना, फिर उसका सॉल्यूशन करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये कितनी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब अपन मिलते हैं कल की क्लास में, और कल से अपने एलडीसी और महिला सुपरवाइजर 176 पोस्ट के लिए है, दोनों के लिए क्लासेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।